नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562008530। Hello everyone, my name is सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे थे। 14 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के जो भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उनकी जानकारी के लिए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं जो YouTube पे आपको यूजुअली नहीं मिल पा रही हैं वो यहाँ के थ्रू आपको मिल जाएगी, ठीक है। हर रोज के तरीके से पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली देखेंगे। GS1 का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द करंट चैलेंजेस इन इंडियन हायर एजुकेशन, हाउ कैन इंडिया बिकम अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। भारतीय उच्च शिक्षा में वर्तमान क्या चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करिए और भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था कैसे बन सकता है। आजकल देखिए ये थीम चल रहा है, हर जगह नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कैसे बन सकते हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी हमें बात करनी है कि क्या स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, क्या क्या तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 GS2, व्हाट इज कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता क्या है। विच फैक्टर लेड टू राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन अ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में या इंडिया में क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता बढ़ रही है, पहला। दूसरा, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू गेट रीड ऑफ दिस सोशल इविल, ये जो सामाजिक बुराई है इससे छुटकारा पाने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये सुझाना है आपको। आंसर में लिखते हुए एकदम जनरल आंसर नहीं लिखना है हमें कुछ कमिटीज़ के नाम बताने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई केस याद हो तो वो बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बोल रखा है तो वो आपको बताना है। इस तरीके से कुछ एक आंसर लिखना है और फिर एक सोल्यूशन देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आत्मनिर्भर भारत ने के तहत गवर्नमेंट ने बोला है कि स्पेस प्रोग्राम्स में, इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स में प्राइवेट सेक्टर को भी हम प्रमोट करेंगे। तो उनके लिए ग्रेटर रोल की बात कर रहे हैं हम कि ग्रेटर रोल फॉर प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। सो एनालाइज द बेनिफिट्स एंड इश्यूज, इसके क्या फ़ायदे होंगे, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको इन सब के बारे में बात करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको दूंगा जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, एथिक्स के, व्हाट इज डिस्कस द एथिकल टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की नैतिक शिक्षाएं क्या हैं उन पर चर्चा करना है। ऑल्सो डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करना है आपको, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो गए जीएस के इंडिविजुअल्स। आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम GS1 का पहला क्वेश्चन आपसे, हेल्थ और एजुकेशन GS1 का पार्ट भी है, ठीक है, सोसाइटी वाले में हिस्से में भी आता है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि हायर एजुकेशन के क्या चैलेंजेस हैं और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, इस तरीके का एक सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है। तो सबसे मेजर चैलेंज हायर एजुकेशन में क्या है इंडिया के, सबसे पहले मैंने चैलेंज से ही शुरू किया। सबसे मेजर चैलेंज है जिसको कहते हैं 3A+Q, हिंदी वाले भी ध्यान से सुनिएगा, 3A+Q चैलेंज। अब 3A+Q चैलेंज क्या है, 3A देखते क्या है, यहाँ लिखा है एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। इन तीनों पे ही हम बात करने वाले हैं, डिटेल में ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैं कह रहा हूँ। एक्सेसिबिलिटी, आप कॉलेज तक पहुँच नहीं सकते, स्कूल यूनिवर्सिटी आपके आसपास नहीं है। अफोर्डेबिलिटी, वो जो है उनमें फीस इतनी ज़्यादा है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी शिक्षा को। या अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप एक तो उन तक पहुंच नहीं सकते या वो अवेलेबल ही नहीं है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में है ही नहीं, या वैसी पढ़ाई नहीं हो रही है, या आपके आसपास ऐसा नहीं है,
या अफोर्डेबिलिटी, वो इतनी महंगी है कि नहीं कर सकते। और इन सब के बाद अगर ये है भी तो क्वालिटी चैलेंज, कि कहने को बीटेक कॉलेजेस चल रहे हैं लेकिन बीटेक कॉलेजेस की हालत कितनी बुरी है अभी एक नीति आयोग के डेटा से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चैलेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इंडिया में हायर एजुकेशन का चैलेंज 3A+Q है। अब हम देखते हैं एक्सेसिबिलिटी, मतलब यहाँ तक कि पहुँच, एक्सेसिबिलिटी। तो कहता है कि केवल जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात, वह केवल 25% है, ठीक है। सिर्फ 25% लोग जो ग्रेजुएशन करने वाली एज में थे या इंटर के बाद कितने परसेंट लोग, जो इंटर के बाद कितने परसेंट लोग ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो केवल 25%, ठीक है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका कितना है, 25%। ग्लोबल एवरेज कितना है, करीब 33% के करीब है, ठीक है, 33% करीब। और अगर आप ब्रिक्स में कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है रशिया का करीब 90% के करीब है, 90% के करीब है रशिया का, और हम 25% हैं। तो सिमिलर इकोनॉमीज़ हैं लेकिन फिर भी इतना अंतर है आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला हम बात कर रहे थे एक्सेसिबिलिटी की, उसमें क्या हमने बात किया कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हमारा वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 25% है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो इसको 35% ले जाने की बात करती है, 35% तक हमको लेके जाना है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा जब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं उसमें 25% है, एक बात ये ध्यान देना है कि इसमें भी अगर विमेन की बात करें तो और बुरा निकलेगा, SC ST की बात करें तो और भी बुरा हो जाएगा। ये तो नेशनल एवरेज है ना, विमेन और SC ST में इसकी स्थिति और बुरी है, ठीक। अब हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। आपको पता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इंडिया में प्राइवेट एजुकेशन महंगी है, तो शेयर क्या है इंस्टीट्यूशंस का, कितने फीसदी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट लोग चला रहे हैं, तो 36% यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट के हाथ में है, और 77%, 77% जो कॉलेजेस है ना वो कौन चला रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा कितना मेजर चंक जो है वो प्राइवेट संभाल रहे हैं एजुकेशन का इंडिया में, और उसकी वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना महंगा होने वाला है एजुकेशन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने बात किया, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। क्वालिटी पे भी अभी आएंगे। अब क्वालिटी की बात करते हैं। देखिए अवेलेबिलिटी वाले इशू में आप लिख सकते हैं, अवेलेबिलिटी वाला ये जो है इसमें आप खुद से पॉइंट बना सकते हैं क्या, कि इंडिया में जोग्राफिकल बायस है, मतलब जितने इंस्टीट्यूशंस बेंगलोर में होंगे क्या उतने ही इंस्टीट्यूशन आपको यूपी में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर जितने यूपी में हैं उतने बिहार में तो नहीं होंगे, या MP छत्तीसगढ़ में नहीं होंगे। तो आपको क्या दिख रहा है कि एक जोग्राफिकल बायस देखने को मिलेगा, जोग्राफिकल बायस मिलेगा कि एक लोकेशन में ज़्यादा कॉलेजेस, दूसरे कॉलेजेस नहीं है। दूसरा एक बायस और क्या मिलेगा, अर्बन और रूरल का, अर्बन एरिया में बहुत सारे हैं, रूरल एरिया में नहीं है। फिर आपको एक, तो इस तरीके का आप बायस बोल सकते हैं कि ये अवेलेबिलिटी वाले इशू में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3A हमने पढ़ लिए। अब Q की बात करते हैं, क्वालिटी की बात क्या है इंडिया में। क्वालिटी में सबसे पहला आपको डेटा बोलना चाहिए भाई, देखो QS की रैंकिंग आती है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें टॉप 100 में कोई भी इंडिया का कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये क्वालिटी का एक मापक हो सकता है कि टॉप 100 तक में हम नहीं स्टैंड कर रहे हैं। दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी क्वालिटी इतनी बुरी है हमारे हायर एजुकेशन की। महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी बड़ी लेकिन काम ज़ीरो हो रहा है। तो 100 में से कोई शीर्ष 100 में कोई एक भी यूनिवर्सिटी जगह नहीं बना पाई है QS की रैंकिंग में। अब मैंने आपको बताया कि क्वालिटी में पहला बताओगे कि यूनिवर्सल लेवल पे क्या चल रहा है, इंडिया ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है। दूसरा क्या है कि नीति आयोग कहता है कि केवल 18% जो इंजीनियर्स इंडिया के वो कोई फंक्शनल जॉब में काम करने लायक हैं। मतलब आप ग्रेजुएशन करके निकले बीटेक की, तो आप जिस फील्ड से निकले हो, मान लो सिविल से निकले हो, तो उस अगर 100 निकल रहे हैं बच्चे ग्रेजुएशन से सिविल के, तो उसमें से केवल 18 ही हैं जिनको सिविल में जॉब दे सकता है वो। मतलब उनकी पढ़ाई 100 में से केवल 18 ही ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई इस तरीके की है कि उनको जॉब मिल सके, बाकी के बाकी बेकार। तो इसलिए एक पॉइंट आप बोल सकते हो कि इंडिया में ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी मतलब उनको रोजगार दिया ही नहीं जा सकता, उनकी क्वालिटी इतनी बुरी है। और नीति आयोग को ये डेटा आप रखोगे, ओनली 18%, ठीक है। अब देखिए एजुकेशन का अभी एक और पॉइंट है कि हमारा जो एजुकेशन के 2 रोल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल रोल, ठीक है, मतलब जब वो साधक के रूप में काम करता है या हमारे लिए सहायक या एक साधन बन जाता है।
और दूसरा है कि व्यवहारिक या उसका बिहेवियरल रोल, व्यावहारिक रोल। अब आप सोच के बताइए कि व्यवहारिक क्या होगा। बिहेवियरल रोल वो होता है कि आपकी लाइफ में, आपकी वैल्यूज़ में, आपकी मोरालिटी में, आपके सोचने के तरीकों में क्या एडिशन किया है एजुकेशन ने। एक तो ये होता है कि मैं बीटेक करूँगा, बीटेक करके मुझे नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, टीसीएस में काम करूँगा मैं। तो ये वाला जो आप सोचते हो ये क्या है, आप इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो एजुकेशन को। एक क्या आपके लिए बन गया, एक टूल बन गया है, आपके लिए एक टूल बन गया है जिससे आप क्या पालोगे, नौकरी पालोगे। लेकिन एजुकेशन का एक व्यापक रोल क्या है, व्यावहारिक रोल क्या है, कि वो आपके अंदर मूल्यों का विकास करे, वो आपके अंदर व्यावहारिकता का विकास करे, वो आपको जीवन के उतार चढ़ाव झेलना सिखा दे, ठीक है, आपके मूल्यों को में वर्धन करे। कुछ क्या सोसाइटी की जो प्रेजुडिसेस हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, उनको हटाए। तो ये सब रोल एजुकेशन इंडिया में कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ये भी एक मेजर पॉइंट है, इंडिया के एजुकेशन की क्वालिटी में कमी है ये। तो ये वैल्यूज़ के बारे में बात करोगे, आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो हम अप्स एंड डाउन्स जो है लाइफ के उसको डील करने में मतलब वो असफल रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है एजुकेशन का, ये आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। देखा होगा आपने, आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो बोलते हो क्या, एंशियंट हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, ज्योग्राफी ले लो, या ठीक है वो जा रहे हो आईआईटी मतलब बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक में कुछ लिमिटेड सेट्स ऑफ सिलेबस है कि ये सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ क्या, ये आपको बांध रहा है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है कि आप कोई दो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी लेके तो कोई पढ़ना चाह सकता है। हो सकता है इन दोनों को पढ़ के निकले तो वो बंदा एकदम यूनिक निकलेगा। यूनिक निकलेगा तो वो जो रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा वो शायद हमको अलग डिफरेंट रास्तों की तरफ लेके जा सकता है, डिफरेंट पॉजिटिव इंटरवेंशंस और डिफरेंट पॉजिटिव इनोवेशंस हो सकते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारा करिकुलम जो इतना स्ट्रिक्ट है और मल्टी डायमेंशनल नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है, उसकी वजह से सोशली रेलेवेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सोशली रेलेवेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ कंट्री में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि बहुविषयक दृष्टिकोण का अभाव है, इसलिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक जो भी रिसर्च और अनुसंधान और विकास है उसको ये प्रतिबंधित कर दे रहा है एक तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है। तो क्वालिटी पे हमने बात की, क्वालिटी पे कुछ और बात करते हैं कि इंडिया में रेगुलेशन के लिए मल्टीपल बॉडीज़ हैं, मल्टीपल बॉडीज़। जैसे एक तरफ यूजीसी रेगुलेट कर रहा है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज़ हैं वो रेगुलेट कर रही हैं, दूसरा तीसरे लेवल पे क्या है, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। जैसे मेडिकल वालों को कोई और रेगुलेट कर रहा है, टेक्निकल वालों को AICTE कर रहा है, AICTE और इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इस तरीके से अलग अलग बॉडीज़ के लिए अलग अलग इतनी सारी बॉडीज जो रेगुलेट कर रही हैं, जाहिर सी बात है कि किसकी कौन से रेगुलेशन मानी जाए, क्या छोड़ी जाए, यही नहीं समझ में आएगा लोगों को। तो मतलब कुल मिला के कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी। एक पॉइंट ये हुआ। लैक ऑफ मैंडेटरी एक्रेडिटेशन मतलब अनिवार्य मान्यता ढांचे का अभाव है। मन किया तो नाक से सर्टिफिकेशन लिया, मन किया तो नहीं किया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए इंडिया में, इंडिया के सारे कॉलेजेस को एक तरीके से मैंडेटरी होना चाहिए, बाध्यता होनी चाहिए कि आपको उससे हमको मान्यता लेनी, मान्यता इन द सेंस एक्रेडिटेशन लेना है कि हम आपकी रैंकिंग चलो बना दें कि ये ऑर्गेनाइजेशन 1 पे है, 2 पे है। अब इतने सारे रैंकिंग इंस्टीट्यूट हैं कि आप हर प्राइवेट कॉलेज को देखोगे तो वो कहेगा अपने आप को नंबर 1, नंबर 5। अब उसको वो उसी की रैंकिंग दिखाएगा, उसी कंपनी की जो उसको बढ़िया रैंकिंग दे रही है। तो एक आपको नहीं लगता कि एक अनबायस्ड और फ्री गवर्नमेंट के द्वारा एक रैंकिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट इन सारे कॉलेजेस को क्वालिटी के हिसाब से रैंक करे, ताकि उनके ऊपर प्रतिस्पर्धा बढ़े और वो फिर रैंकिंग और क्वालिटी के लिए कुछ करें। तो ये वाली चीज़ मिसिंग इंडिया में। अब आते हैं हम भाई को, हमने दिक्कत पढ़ ली बहुत सारी। अब एक क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ सकता था कि आपने हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम बताओ, सोल्यूशन बताओ। तो आपको नहीं लगता कि अब यहाँ से जितनी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन आप बता दो। प्रॉब्लम क्या है भाई, पैसे की कमी है, तो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं 6% ऑफ GDP खर्चा करेंगे। फिर हमने क्या क्या प्रॉब्लम पड़ी, फिर से चलते हैं इधर। हाँ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम है तो उसको क्या बोला उसने कि 35% लेके जाएंगे। चलिए एक बात ये हो गई। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है तो फीस ज़्यादा है तो उनको रेगुलेट करिए, कुछ रेगुलेशन का काम करिए, ठीक है। फिर क्या है, क्वालिटी की बात है तो 100 में कोई भी नहीं है तो ठीक है। इसके लिए क्या स्कीम चल रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाए जा रहे हैं इंडिया में। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिल रही है, मतलब इनको कई सारी स्वायत्तता दी जा रही है। स्वायत्तता की इतनी सारी इंडिपेंडेंस है कि आप अपना करिकुलम, अपना जो सिलेबस है वो आप खुद डिफाइन करो, खुद डिज़ाइन करो,
ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो पार्टिसिपेशन चाहिए उसको लेके आओ, आपको अलग से फंडिंग देंगे हम। इतना सब क्यों करेंगे? ताकि आप इंडिया के इंस्टीट्यूशन को टॉप 100 तक तो लेके आओ यार, क्यूएस के अंदर या किसी और रैंकिंग के अंदर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आप लिख सकते हो इस चीज़ के लिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने के लिए क्या क्या करेंगे, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हो गया, ये तो पढ़ाई आपने, ठीक है। उसके अलावा क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ले आ दो, फ्लेक्सिबिलिटी ले आ दो पढ़ाई में, कि जो बच्चा जो 2-3 तरीके की स्ट्रीम में अलग अलग सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहे तो पढ़ सके, ठीक है, ये सब कर दो। वैल्यू एजुकेशन के लिए कुछ काम करो। तो इस तरीके से क्या बनेगा, फिर टीचर्स के लिए काम करो, टीचर के एजुकेशन पर काम करो। टीचर एजुकेशन मतलब क्या है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब पढ़ाते समय भी तो उनकी ट्रेनिंग चाहिए, बीच बीच में उनको लेके जाओ, ट्रेनिंग कराओ, क्या पढ़ाई चल रही है, पता चला जो आप पढ़ा रहे हो वो रिलेवेंट ही नहीं है। अब आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है और आप फिर से वही पुराना कोई 90s का ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बच्चों को कंप्यूटर साइंस के नाम पे पढ़ा रहे हो, तो फिर क्या मतलब है उसका, वो बच्चे तो जॉब लायक नहीं बनेंगे ना। ये हो गया कुछ सोल्यूशन सोचते समय प्रॉब्लम को सोच के बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। बहुत सारे मल्टी बॉडीज है तो कोई एक बॉडी ले आइए, इस तरीके का प्रावधान करिए, मैंडेटरी कर दीजिए एक्रेडिटेशन। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी अब कैसे बना सकते हैं इस पर हम बात करते हैं। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव सुधार करने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ, स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, टीचर के एजुकेशन में और स्किल बेस्ड एजुकेशन में। फिर से बोलता हूँ, स्कूल एजुकेशन में कुछ चेंज करो, हायर एजुकेशन में करना है, टीचर की एजुकेशन और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, इन 4 चीज़ों पे हम काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ों पे किसने फोकस किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसने बहुत से इन सब पे काम किया है। फिर इंडिया को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो क्या करेगा, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से कैसे जोड़ेंगे आप। जो जनसांख्यिकी लाभांश है वो बहुत बड़ी जनता है, तो वो पहले तो क्रिएट करेगी डिमांड, क्रिएट करेगी और सस्टेन करेगी डिमांड को, ऐसी चीज़ों की डिमांड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसका आप कर सकते हो। डिमांड क्रिएट हुई, आप अपने इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, उसका प्रोडक्ट निकालो। इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उसको कंज्यूम करेगी तो आपका चल गया ना प्रोडक्ट। तो ये क्या है, आप देखोगे कि किस तरीके से आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक सुलभ मार्केट मिलती जा रही है। तो इस तरीके से भी आप नॉलेज के बेस पे इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, एक इंसेंटिव आपको मिल रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसी का सपोर्ट है, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, स्किल इंडिया चल रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख ही रहे हो। तो क्या आप बोल सकते हो, इनोवेट इन इंडिया चल रहा है, ठीक है, इनोवेशन को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया बेसिकली, स्टैंड नहीं। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का सपोर्ट आप लिख सकते हो। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस और ऑटोनॉमी की हमने बात कर चुके हैं अभी, ठीक है। उसके अलावा मैंडेटरी करना है एक्रेडिटेशन, वो हमने बात की। परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग करिए, फंडिंग आप कॉलेजेस को ऐसे ही मत बांटिए, जैसे अभी यहाँ पे बात हो रही है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में, जो कॉलेजेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी फंडिंग में आप उनको इंसेंटिव दीजिए, ताकि अगले साल, अगली बार की रैंकिंग तक वो इतनी मेहनत करे कि उनकी भी क्वालिटी में कुछ सुधार आए। इस तरीके के कुछ आप सुझाव दे सकते हैं। तो ये हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम में यार देखना 3A+Q याद रखना, और फिर और सारी जो क्वालिटी में ही खूब सारा आप पॉइंट लिख सकते हो ऐसे कर, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ पॉइंट आप बना सकते हो, इतना बहुत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता क्या है, व्हाट इज कम्युनलिज्म, विच फैक्टर्स लीड टू राइज ऑफ इट एंड सजेस्ट मेजर्स टू गेट रिड ऑफ दिस सोशल एविल। सांप्रदायिकता क्या है, किन फैक्टर्स की वजह से, किन कारकों की वजह से समाज में ये बढ़ रहा है, और साथ ही सामाजिक बुराई से छुटकारा पाने के उपाय भी सुझाएं। इस सामाजिक बुराई से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में 2 एंगल, एक चल रहा है लीगल एंगल चल रहा है, एक सोसाइटी वाला एंगल चल रहा है, दोनों को ध्यान में रखना है। तीसरा एथिक्स वाला एंगल चल रहा है। इस तरीके से अच्छा आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इट इज एन आइडियोलॉजी दैट ऑल पर्सन बिलोंगिंग टू वन रिलीजन हैव सिमिलर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। मतलब इसमें मान्यता ये होती है कि एक धर्म के, जैसे अगर एक धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, तो उनको लगेगा कि उनके इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल और सोशल इंटरेस्ट जो है वो सेम है। तो सेम तो हैं, साथ ही अपोजिट हैं अलग धर्म के, कोई और रिलीजन मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मुस्लिम मान लीजिए।
तो कम्युनलिज्म की भावना यही है कि इनको, हिंदुओं को क्या लगता है कि इनके जो आर्थिक, पॉलिटिकल और सोशल इंटरेस्ट हैं, जो हित हैं, वो इनसे अलग हैं, इन लोगों से अलग हैं। मतलब आपस में तो सेम है, इनको भी यही लगेगा कि इनके सेम है, लेकिन आप इन दोनों के अपने में अलग है। समझ आई आपको बात? कि आपको लगेगा कि आपकी जो कम्युनिटी है उसमें आपके इंटरेस्ट सबके सेम है, कि हमको अपनी कम्युनिटी की पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, तो हमको अपने कम्युनिटी का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। वैसे दूसरी कम्युनिटी भी सोचेगी कि हमको अपने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, लेकिन इनको ये लगता है कि हमारा इंटरेस्ट तभी पूरा होगा जब इनका इंटरेस्ट या इनका कोई नुकसान होगा। इनको ये लगता है कि इनका इंटरेस्ट तब पूरा होगा जब इनका, ये दूसरी कम्युनिटी का नुकसान होगा। यानी कि ये एक दूसरे को दुश्मन मान बैठते हैं इस तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट पूरा करने के लिए आपको अपना हानि करना ही पड़े, लेकिन कम्युनलिज्म की भावना यही है कि पहली स्टेज में क्या होता है, इसकी स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और एक्सट्रीम। पहली स्टेज में, माइल्ड में, सौम्य में, मैं पहले आपको अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे में जानकारी होना शुरू होती है कि भाई हमारी कम्युनिटी के क्या क्या इंटरेस्ट हैं। अच्छा, नौकरी है, नौकरी में हमको भाई अपनी इंटरेस्ट, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना है। पॉलिटिक्स में अपनी जात, अपनी धर्म वालों के बारे में सोचना है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में वही है कि हम चाहें तो नौकरी वोकरी उनके लिए सिफारिश करो जो हमारे धर्म वाले हैं। तो ये क्या है कि पहले हम अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये माइल्ड। मॉडरेट क्या है? मॉडरेट में आप दूसरा, ये जो धर्म है, दूसरा जो ग्रुप है, इनके इंटरेस्ट के बारे में सुनते हो, समझते हो। एक्सट्रीम में क्या होता है कि आप ये मान बैठते हो कि आपके इंटरेस्ट तभी पूरे होंगे जब दूसरा धर्म जो है उसके इंटरेस्ट को हानि पहुंचे, और यहीं पे असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये है कम्युनलिज्म की पूरी भावना। ठीक है, फैक्टर्स क्या हैं इसके राइज के? मैंने बताया हर बार की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ऐसे बांट के लिख दो भाई। पॉलिटिकल क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है। जब राज्य मतलब यहाँ पर इलेक्शन होगा तो ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं कि एक बार इलेक्शन के टाइम पे वो भाषण चलेंगे और 5 साल वो भाषण तो दे के निकल लिए, लेकिन 5 साल उसकी आग में जलता है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब इतना जो हेट स्पीच आपने सुना होगा वो चलती है इलेक्शंस के टाइम पे। आपने ज़रूर देखा होगा किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। हेट स्पीच, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, मतलब रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे अगर आप वोट मांगना शुरू करो, उस अपनी राजनीति उस बेसिस पे चमकाओ, तो वोट बैंक की राजनीति कहते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की हिपोक्रेसी, जो भी कार्यपालिका है उसका एक तरीके का पाखंड होता है। देखिए ये पॉइंट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहें या ना चाहें, मतलब आपके ऊपर है कि आपको मेंस में लिखना है कि नहीं लिखना है। एक्चुअली होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जब कोई पार्टी पावर में होती है तो कोई विशेष तरीके के उसके रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं उनको एक तरीके से कार्यपालिका की तरफ से एक फ्री हैंड दे दिया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। उनको एक फ्री हैंड हो जाता है कि फिर वो कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, वो जा करके फिर वो वैलेंटाइन डे पे पार्क में किसी को मारेंगे, पीटेंगे, फिर धर्म के नाम पर के किसी को खाने पीने पे रोक लगा देंगे, किसी का बाल छील देंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे। तो ऐसी सब सिचुएशन में जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, पुलिस है, वो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके का सपोर्ट दे रही होती है। क्यों दे रही होती है? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो है, इसको सपोर्ट कर रही होती है। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, इसको मैंने लिखा है कि सम रिलीजियस ग्रुप गेट स्टेट्स इन फॉर्मल इम्यूनिटी, स्टेट के थ्रू एक तरीके की इम्यूनिटी उनको मिल जाती है। और ये बहुत ही मतलब खतरनाक ट्रेंड है इंडिया के लिए। ऐसे में फिर एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ फिर वो हेट डेवलप हो जाती है ना। ये एक प्रॉब्लम है, और इसी के बेसिस पे वो फिर से अगले इलेक्शन में हेट स्पीच चलेगी, और जो आपके जो आपसी मतभेद हैं उसको और बढ़ाने की कोशिश होगी, और उसके हिसाब से फिर से कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जाएगी। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? फेलियर ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू चेक कम्युनल इवेंट्स एट अर्ली पॉइंट। देखिए, एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था मुझसे ही कि कम्युनल जब आपकी ऐसी पोस्टिंग होती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे आपका पहला स्टेप क्या होगा? तो मैंने वहाँ पे जवाब दिया था कि, और ये बहुत ही कई रिकमेंडेशन है कई जगहों की, कि आपको वहाँ पे पता करना है कि क्या कम्युनली सेंसिटिव एरिया कौन कौन से हैं, ये पता करना है। फिर आपको ये देखना है कि जो पुलिस है आपकी, जो उस एरिया में खासकर तैनात है, तो उनका आपको देखना है कि वो उनका कंपोजिशन क्या है। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, एटलीस्ट 2 अगर कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही हैं तो पुलिस भी कम से कम लगभग ऐसा कुछ हो कि पुलिस को भी लोग सेकुलर ही माने वहाँ पर। तो आपको सेकुलर हैं, आप मानता हूँ, लेकिन आपको दिखना भी पड़ेगा कि आप सेकुलर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप
कुल मिला के हमको पहला काम करना है, क्या अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर ऐसी कोई घटना हो तो हम अपने आप को प्रिपेयर करें, अपना इंटेलिजेंस स्ट्रांग करना है कि हमको उस जगह से हमेशा सूचनाएं मिलती रहेंगी, क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो क्रिएट तो नहीं हो रही है जिससे दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट हो रही है। तो पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का पहला काम ये होना चाहिए कि इस टेंशन को डिजॉल्व करे। सबसे अच्छा क्या तरीका है कि दोनों कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको बुलाइए, सामने सामने बैठाइए और उनसे आपस में बात करवाइए। तो यहाँ पर वो सिचुएशन आने ही नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ काम करना है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, कम्युनिटी पुलिसिंग करनी है, ये सब कार्यक्रम करने हैं। तो मेजर दंगों में यही पाया गया है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रहा है वहाँ का, वो शुरुआती समय में बहुत क्रूशियल, जैसे दो लोगों में झगड़ा हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा कब ये कम्युनल रूप ले लेगा। तो तुरंत आपको शुरुआती टाइम में सेंसिटिव होना है, उस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटिव होकर के तुरंत लोगों को बैठा कर वहाँ पे बातचीत करानी है और इस चीज़ को ख़त्म कराना है। किसको? जो कम्युनल टेंशन बन रही है, टेंशन को ख़त्म कराना है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ फेल्योर रहता है। दूसरा क्या होता है, प्रारंभिक स्तर पर सांप्रदायिक घटनाओं की जांच करने में नागरिक प्रशासन की विफलता रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा जुडिशरी जस्टिस देता है वो इतना डिलेड है, इतना डिले करता है जस्टिस देने में कि लोग कभी कभी सोचते होंगे कि छोड़ो, न्याय का भय नहीं है उनको, पुलिस का भय नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी कम्युनल और क्रिमिनल टेंडेंसीज बढ़ती हैं, ठीक। पॉलिटिकल में ही आप इलेक्शन वाला पॉइंट भी लिखिए कि इलेक्शन में क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है उसमें ऐसे प्रावधान इतने स्ट्रांग नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर नहीं है कि जैसे ही अगर उसको लगता है कि ऐसा कोई कर रहा है, हेट स्पीच यूज़ कर रहा है या कम्युनल बेसिस पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको बैन कर देना चाहिए उस आदमी को। मतलब आपको ऐसे नियम रखने चाहिए, इतना भय हो कि लोग ऐसी चीज़ें करने से पहले सोचें। वो कैंडिडेट को सोचना चाहिए, कैंडिडेट को मजबूर कर दो आप, इतना उसके अंदर भय डाल दो कि उसको सोचना पड़े एक बार ऐसे कुछ बोलने से पहले, ठीक है। इकोनॉमिक एंगल क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सामाजिक और आर्थिक विकास, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ख़राब है और समावेशी विकास नहीं है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में आपके पास इलिटरेसी होगी, आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, आपके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी, ठीक है। आपको भड़काना बहुत आसान हो जाएगा। तो यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि उन्हीं लोग को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है जिनको या तो समझ नहीं है, दूसरा वो इतने बुरी हालत में रह रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में रह रहे हैं कि फिर उनको तो कुछ पैसे वैसे देकर भी इस तरीके के काम कराए जा सकते हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स में सामने आता है, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक एंगल। अदर रीजंस में आप क्या लिख सकते हो, अदर रीजन में देखिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल फिशर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, मतलब पहले से ही मौजूद जो सामाजिक दरारें हैं, सामाजिक दरारें आप समझ रहे होते हैं कि पहले पुराने कोई दंगे हुए हैं, उसकी वजह से लोग एक दूसरे से खुन्नस खाए बैठे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर लगातार पॉलिटिक्स की वजह से उसको बढ़ाया ही जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो सामाजिक दरारें हैं, कई सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो इन्हीं दरारों का शोषण करने की कोशिश करते हैं, इसी को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। करेंगे क्या, फिर वो व्हाट्सएप पे आपको फेक न्यूज़ देंगे, कोई अरब कंट्री का कोई वीडियो ले आकर के बोल देंगे कि भाई इंडिया में ये सब चल रहा है, तो फिर वो लव जिहाद और ये वो टाइप करके बहुत सारे फेक न्यूज़ आपको बांटे जाते हैं, गोट के पिलाया जाता है सुबह शाम व्हाट्सएप के थ्रू, जिससे आपके अंदर ये सब चीज़ें जब तक बैठ ना जाए तब तक ये सब चीज़ें की जाती हैं। और पता नहीं क्यों व्हाट्सएप पे लोग इतना भरोसा करते हैं, व्हाट्सएप की न्यूज़ पे कोई क्रॉस चेक तक नहीं करता है। तो फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके अंदर की जो प्रिजुडिसेस है ना, आपने जो प्रिजुडिस अपने मन में पाल रखा है, उसी का वो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कि फिर वो आपको फेक न्यूज़ देंगे और आप बिना उसको चेक किए मान बैठेंगे, ठीक है। कल्चरल पुलिसिंग होती है कि भाई हमारा कल्चर तो ये है, तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से। अरे काम भाई पुलिस का है, पुलिस देखेगी, तुम कहाँ से 4 लोग आ जाएंगे गुंडागर्दी करेंगे, तो ये सब चीज़ गलत है। तो कल्चरल पुलिसिंग होने लगती है कि सांस्कृतिक पुलिसिंग, कट्टरता बढ़ती है, रेडिकलाइजेशन बढ़ने लगता है सोसाइटी में। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, सोशल फिजर्स को और बढ़ाया जाता है। और फिर मैंने आरपी एक्ट का बताया, आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इलेक्शन कमीशन के पास पावर की कमी है। तो ये कुछ फैक्टर है, इनकी वजह से आपको ये कम्युनलिज्म बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको और कोई फैक्टर याद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुंबई जब राइट्स हुआ था 1993 में शायद, तो उसके बाद श्री कृष्णा कमीशन बनाया गया था। श्री कृष्णा कमीशन की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उसके बारे में आपको बताता हूँ, ये आप कहीं लिख सकते हो। उसने कहा कि इट वॉज फेल्योर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्ण रूप से राज्य प्रशासन की विफलता थी जो हुआ वहाँ पर, पहली पॉइंट। दूसरा, फॉल्स एंड एग्जैजरेटेड र्यूमर्स पेव्ड वे टू कम्युनल वायलेंस, झूठी और
झूठी अफवाहों ने सांप्रदायिक हिंसा का मार्ग प्रशस्त किया था, मतलब अफवाहों की वजह से हुआ था, और जिला प्रशासन इसे प्रभावी ढंग से रोकने में विफल रहा। मैंने आपको बताया ना कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है शुरुआती टाइम में। आप शुरुआत में ही इसको रोक दो, ये कम्युनल वायलेंस नहीं बढ़ पाएगा। फिर क्या, ड्यूरिंग द कम्युनल वायलेंस नो फ्री एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड ओपिनियन बिटवीन टू कम्युनिटीज टेक्स प्लेस ड्यू टू विच both communities perceive each other as hostile. Such communication gap sustains communal violence. ये कहता है कि जब कभी सांप्रदायिक दंगा होता है तो जो दोनों समुदाय होते हैं उनमें आपस में मुक्त विचार का प्रवाह नहीं होता है। इनको क्या समस्या है वो इनको नहीं बताएंगे, इनको क्या समस्या है वो इनको नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे केस में एक दूसरे के प्रति और क्या घृणा बढ़ती ही रहती है। जब ये कंडीशन आती है तो इसकी वजह से कम्युनल वायलेंस और बढ़ता ही है। तो आप एक रिकमेंडेशन में बोल सकते हो कि श्री कृष्णा कमीशन की एक रिकमेंडेशन हो, क्या कहता है कि ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा माध्यम क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जहां दोनों कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे के सामने बातचीत कर सकें। आपको ये लगता है कि ये सामने सामने बात करने में और सिचुएशन ख़राब होगी, तो भाई ICT का ज़माना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करवा दो। एनी हाउ दोनों लोग की जो प्रॉब्लम्स है उनको सुना जाना चाहिए, ये चीज़ को इंश्योर करना है। ठीक है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देखिए दो तरीके की, लीगली क्या कर रही है, कोई एक्ट वैक्ट बनाई है, हाँ IPC CRPC का क्या मामला है ये लिखना है। दूसरा कोई स्कीम चला रही है, स्कीम सिर्फ कम्युनल वायलेंस पे नहीं होनी चाहिए। मेजर इशू क्या है, मेजर इशू ये है कि लोग आपस में घृणा कर रहे हैं, तो इस घृणा को ख़त्म करना है। घृणा के कारण कई हैं, पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं, वो एक दूसरे के बारे में समझ ही नहीं है। कितने हिंदू हैं जो मुस्लिमों की प्रैक्टिसेस को जानते हैं इंडिया में, बहुत कम है। हम कम्युनिटीज़ इतनी सारी नज़दीक रहकर भी एक दूसरे की प्रैक्टिसेस को नहीं जानते, एक दूसरे की त्योहारों को तक अच्छे से नहीं जानते हम, तो आपस में समझ ही नहीं है। एक दूसरे की जब हम वैल्यूज़ नहीं जानते, एक दूसरे के मूल्यों को नहीं जानते, समझ नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है बीच में कोई इसका फ़ायदा उठाएगा, जो ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज़ कई सारी करती हैं। समझ रहेंगे आप। तो एक बनाया गया नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद बनाया गया, नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है। दूसरा है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी बनाया गया, इनका नाम याद कर लीजिए, ऐसे ही लिखना है बस। ठीक है, और क्या स्कीम चल रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे को समझिए, ये पूरा सिस्टम है। फिर क्या है, प्रोएक्टिव मेजर्स लेना है। प्रोएक्टिव मतलब क्या, घटना हो तुरंत या घटना से पहले ही, घटना से पहले वाले को प्रोएक्टिव कहते हैं। आपको निवारक मतलब आप जाके पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ तैनात करिए, अपनी इंटेलिजेंस को सिक्योर करिए, जैसे ही ऐसी कोई घटना हो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले। अब रिलीजियस लीडर से संपर्क में रहिए, उनको समझाइए ताकि वो अपने ग्रुप्स में बात करें। इस तरीके के जो होते हैं वो प्रोएक्टिव मेजर्स होते हैं। ठीक है, सेकंड ARC कहता है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन क्या कहता है कि कम्युनिटी पॉलिसिंग कर सकते हो आप, कम्युनिटी को ही इन्वॉल्व करो पुलिसिंग करने के लिए। तो कम्युनिटी की ही अगर जिम्मेदारी हो गई कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है लोग आपस में समझ के, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा से नहीं, लोगों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो झगड़े वाली सिचुएशन आने ही नहीं देगा। दोनों ग्रुप्स के लोग आपस में जुट के मिलजुल के एक दूसरे से बातें करेंगे, अपने एक्सचेंज करेंगे आइडियाज़, और उसके थ्रू सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी आप बना सकते हो, डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी बनाओ अपने हर डिस्ट्रिक्ट में। जब आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा, जिलाधिकारी बनिएगा, तो ये काम ज़रूर करिएगा कि कोई कमेटी बनाइए जिसमें मुस्लिम लोगों, हिंदू लोगों, या जो भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे, अगर कास्ट के बेसिस पे वहाँ झगड़े होते हैं तो उस कास्ट के डोमिनेंट कास्ट, हर कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव हो। बेसिकली एम क्या है इसका कि लोग आपस में बातचीत करते रहें, कोई बुरी सिचुएशन ना क्रिएट हो पाए। ठीक है, तो ये होगा कम्युनलिज्म, और इसके सारे क्या उपाय चल रहे हैं इंडिया में, क्यों बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर गवर्नमेंट ने ग्रेटर रोल फॉर प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात की है कि निजी क्षेत्र के लिए बड़ी भूमिका होगी। किस क्षेत्र में, अब स्पेस के क्षेत्र में। तो इससे जुड़े क्या लाभ हैं, कुछ लाभ तो होंगे ही, तभी सरकार कर रही है, कुछ मुद्दे भी होंगे जो उसको सुधारने हैं, उन दोनों के बारे में आपको बात करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो भैया आत्मनिर्भर भारत के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, निजी क्षेत्र के लिए बड़ी भूमिका की घोषणा कर दी। अब घोषणा ही नहीं की, इसके बाद और क्या किया, इन स्पेस नाम का एक संगठन बना दिया, एक बॉडी बना दी। इन स्पेस का फुल फॉर्म ध्यान से सुनिए, ये देखिए, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, स्पेस में प्रमोशन करना है, ऑथराइज करना है कोई चीज़ को। ठीक है, अभी समझते हैं क्या प्रमोट करना है, क्या ऑथराइज करना है।
तो इसी चीज़ को करने के लिए स्पेस का प्रमोशन और ऑथराइजेशन के लिए जो सेंटर बनाया गया उसका नाम दिया गया इन स्पेस। पहले बोले हम प्राइवेट को प्रमोट करेंगे, ओके करेंगे, गुड। उसके बाद एक बॉडी बना दी इन स्पेस, ये हो गया। एक और बॉडी बनाई गई थी अभी इसरो के द्वारा, क्या नाम है उसका, कमेंट में लिखिएगा। एक तो है अंतरिक्ष और एक मैंने बताया इन स्पेस। अभी एक जो तीसरी बॉडी है उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिसको भी पता हो लिख के दिखाइए, ठीक है। तो इन स्पेस का काम क्या है? इन स्पेस विल बूस्ट प्राइवेट सेक्टर, अंतरिक्ष गतिविधियों में जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी को बढ़ावा देना इसका काम है। इंटायर रेंज ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़, जो भी स्पेस एक्टिविटीज़ है इंटायर रेंज की बात कर रहा है। तो फिलहाल तो अभी क्या कर रहे हैं लोग, रॉकेट वगैरह बनाओ, लॉन्च करो, ये सब अभी करेंगे। उसके बाद आगे का क्या काम हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब जो मिशन हमारे जा रहे हैं, आप भी प्राइवेट लोग भी स्पेस में ह्यूमंस को भेजो, इस तरीके कोई काम करो, नए सारे प्लैनेट खोजो, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ ये सब काम करो, डिफरेंट प्लैनेट्स में अपने मिशंस भेजो, जो और सारी कंट्रीज़ कर रही हैं। जैसे और महत्वाकांक्षी काम जैसे कर रहे हैं स्पेस एक्स कर रहा है। स्पेस एक्स का आपको पता ही है क्या क्या काम कर रहा है, कौन है, इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है। इनका तो एक बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशनल प्रोग्राम है कि शायद स्टारलिंक प्रोग्राम है, स्टारलिंक बेसिकली शायद 15,000 सैटेलाइट्स के थ्रू 15,000 सैटेलाइट्स आसमान में छोड़ी जाएंगे और उसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने का कुछ सिस्टम है, ये स्पेस लें स्टारलिंक प्रोग्राम। तो इस तरीके इस लेवल पर भी इंडिया की प्राइवेट सेक्टर जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी शुरुआत की जा रही है यहाँ से और एक बॉडी बना दी गई इन स्पेस। अब इन स्पेस देखिए, आपको एक और बात बताऊँ खास कि जो इसरो ने अपना स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, मतलब जहाँ पे वो लोग बनाते होंगे जो लैब्स होंगी, क्या टेक्निक्स हैं, ये सब चीज़ थोड़ा बहुत, और इनका जो पूरा स्पेस है वो शेयर करने की आज़ादी दे रहा है इसरो प्राइवेट सेक्टर के साथ। देखिए वो इंडिया में नहीं हो रहा है, यूएस में भी किया गया है। जाहिर सी बात है, क्यों किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को अगर आपको खींचना है यहाँ पर, तो आप अगर उनसे कहोगे कि अपना खुद से पूरा पैरेलल सिस्टम क्रिएट करो, तो इस चीज़ को इंडिया भाई आज़ाद हुआ शायद 1969 में, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं देख के बताऊँ, 1969 में शायद इसरो बनाया गया। 1969 से लेके 2020 चल रहा है अभी। तो इसरो को जो चीज़ बनाने में इतना टाइम लगा है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, अब प्राइवेट बनाने जाएंगे तो कब, आज के बाद पता चला 50 साल बाद जाके प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, प्राइवेट सेक्टर के फ़ायदे हमको स्पेस में मिलना शुरू हो। इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो हमने स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है आप उसको यूज़ करो और यहाँ से अपना नॉलेज बेस डेवलप करो और अब यहीं से आगे बढ़ना शुरू करो। छोड़ो पीछे का, हम बता रहे हैं ना कैसे कैसे हुआ है, आगे तुम डेवलप करना शुरू करो। ये चीज़ यूएस में भी किया गया था, यूएस ने भी अलाउ किया था ये चीज़, ठीक है। जब आपका सामर्थ्य हो जाएगा, आप उसमें उतने कैपेबल हो जाएंगे, तो आप अपना पैरेलल सिस्टम डेवलप कर लीजिएगा। ये तो एक पॉइंट बना, इन स्पेस बना रहा है। दूसरा पॉइंट बना काम क्या करेगा। तीसरा पॉइंट बना कि इट कैन यूज द स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इसरो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, क्या अभी तक क्या प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं काम कर रहा था स्पेस सेक्टर में? देखिए क्या होता था, यहाँ पे लिखा है कि इसरो का उनके साथ कुछ थोड़ा मोड़ा तालमेल तो रहा है। जैसे अभी भी करीब 150 निजी कंपनियों के साथ टाई अप है इसरो का, जैसे लार्सन एंड टुब्रो, गोदरेज के साथ। ये इकाइयाँ इसरो के लॉन्च व्हीकल जो बनते हैं ना, इसरो के लॉन्च व्हीकल में 75 से 80% घटकों का निर्माण करती हैं, लेकिन उनका निर्माण करने के बाद उनका काम खत्म हो गया। अभी ये लॉन्च अभी नहीं कर रही हैं। वो सब काम किसका था अभी तक? इसरो का था। इसरो ले आता था, इनको असेंबल किया, पूरा रॉकेट वॉकेट बनाया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे लॉन्च कर दिया। ये सब काम इसरो का था। घटक वटक बनाने का काम तो ठीक था, वो ले आवा के दे दिए, पूरा असेंबल करके इसरो ने लॉन्च कर दिया। तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड अभी इनका रोल था। इसी रोल को बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ये पूछे कोई कि क्या एकदम रोल नहीं था, तो नहीं, ऐसा नहीं है 150 कंपनी का टाइप था, बट दे कांट लॉन्च देयर ओन रॉकेट्स। अब इन स्पेस जो है वो इस लिमिटेशन को ख़त्म कर देगा। इन स्पेस जो बॉडी बनाई गई है वो इस सीमा को हटा देगा। बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का उनको दे दिया गया है अनुमति। यूएस ने भी ऐसा किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा अभी तक का पॉइंट, कैसे कैसे क्या अभी तक की डेवलपमेंट। अब आपसे पूछ रहा फायदे होते हैं, फायदे और नुकसान बता दो। फायदे भाई समझ में आ रहा होगा, सीधी बात है कि अभी इसरो है, इसरो का जो मैन पावर है, ठीक है, जो भी उनकी वर्क फोर्स है, उसमें मैक्सिमम काम क्या कर रहे हैं लोग? रूटीन वर्क में लगे हो। रूटीन वर्क में क्या है, अब भाई इन्होंने लॉन्च व्हीकल बनाना सीख लिया है, उसको लॉन्च करना सीख लिया है, कई बार करके प्रूव भी कर दिया दुनिया के सामने। तो अब आगे की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो ना,
आपने आदित्य 11 की बात की है, आपको सूरज पे जाना है। आपने गगनयान की बात करी है, आपको इंसान को लेकर के वहाँ जाना है, ठीक है। मार्स पे जाना है, फिर मून पे जाना है, ये सब करना है। आप इन सब के बारे में सोचो, यूनिवर्स में लाइफ कैसे बनी है, सब के बारे में, मतलब फर्दर रिसर्च के बारे में आप सोचो। जो अब रूटीन काम हो गए हैं वो आप किसको दे दो, प्राइवेट के भरोसे छोड़ दो, प्राइवेट का काम ये सब रहने दो। ये एक काम ही हो गया। दूसरा काम क्या है, जब प्राइवेट आएंगे तो अभी इसरो ना केवल शायद पूरी जो स्पेस मार्केट है उसका केवल 3% प्रॉफिट जो है इकोनॉमिकली 3% जो उसका हिस्सा टैप कर पाता है। अगर प्राइवेट सेक्टर भी आ गया तो इंडिया को कितना मेजर अर्निंग होगी इसके थ्रू आप समझ सकते हो। 2 पॉइंट हमने बात की। पहला क्या कि मैन पावर फ्री होगा तो और रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा क्या कि इकोनॉमिक बेनिफिट इनको मिलेगा। तीसरा क्या है, कहाँ गया, हाँ, प्राइवेट सेक्टर लॉन्ग रन में, प्राइवेट सेक्टर जब बहुत टाइम तक काम करेंगे तो फिर वो स्पेस एक्स टाइप कोई और बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ फ़ायदे आप गिना सकते हो, ठीक है। ये हो गया, और भी सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। इंडिया का स्पेस में रोल बढ़ेगा, और जब जाहिर सी बात बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर अंदर घुसेंगे तो और सारे डाइवर्स फील्ड में भी जहाँ पर अभी स्पेस का एप्लीकेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नुकसान क्या हो सकते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द जो स्पेस टेक्नोलॉजीज होती हैं डुअल कैटेगरी की होती हैं, मतलब उसको सिविलियन भी यूज़ करेंगे और उसको मिलिट्री भी यूज़ करेंगे। जैसे हमने आपको पढ़ा होगा, नाविक के बारे में पढ़ा होगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, मतलब जो आपका इंडियन जीपीएस जिसको कहते हैं, ठीक है, इंडियन लेवल ऑफ जीपीएस जिसको हिंदी में नाविक कहते हैं, उसमें 2 तरीके के सिस्टम्स हैं। एक तो वो आपको जीपीएस टाइप सिविलियंस को देगा, सिविलियंस को उसका यूज़ करना सिखाएगा इन द सेंस आपको यूज़ करना है, ठीक है, आप उसका जीपीएस यूज़ करो, जीपीएस टाइप जो सिस्टम नेविगेशन करो। लेकिन वही मिलिट्री को भी अगर उसका यूज़ करना है तो कुछ स्पेशल इसके वो हैं यूजर्स हैं, वो केवल मिलिट्री को अलाउड हैं। तो बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती है, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक वाली चीज़ें होती हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर को आप लेके आओगे तो आपको इनके साथ इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करना पड़ सकता है। तो ये एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि कितना शेयर करना है, कैसे करना है और कैसे इंश्योर करना है कि इसका मिसयूज़ ना हो। पहला पॉइंट हमने देख लिया, नाविक का एग्जांपल आप दे देना। दूसरा पॉइंट, अभी क्या है कि आपने देखा होगा कि हमने ये चांद पे भी भेजा था अपना चंद्रयान, साउथ पोल पे उसके, वो एक तरीके से लगभग थोड़ा फेल हो गया मामला। जब वो फेल हो गया तो मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर ये सारे पूरे काम करता है, अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर है, टैक्स पेयर का मनी है, तो ठीक है, फेल हो गया, फिर से गवर्नमेंट फंड करेगी और आप उसके बाद नए प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ोगे। प्राइवेट सेक्टर में सोचो आपकी 3-4 एक्सपेरिमेंट उनके फेल हो गए, तो प्राइवेट सेक्टर में इनका इंटरेस्ट बनाए रखना, प्राइवेट लोगों का इनका इंटरेस्ट बनाए रखना स्पेस में, जो कि इतना जोखिम भरा मामला है, उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो छोड़ देंगे, तो इंटरेस्ट बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेस की डेब्रीज, मतलब स्पेस में जो भी मलबे जो डेवलप होंगे, कोई सैटेलाइट टूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। अभी आज की डेट में क्या होता है कि इसरो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, पूरी लायबिलिटी इसरो को बन जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर आ गया तो ऐसे केसेस में फिर हु विल टेक द लायबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर लेगा, इसरो लेगा, क्या होगा, इस सब के बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे किसी और कंट्री के स्पेस मिशंस को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे केस में बहुत बड़ा है कि स्पेस वॉर तक हो सकता है। आप समझो कि आपके प्राइवेट सेक्टर की वजह से, आपके इंडिया के कोई प्राइवेट कल को कोई स्पेस शिप जा रही है या कोई रॉकेट जा रहा है, उसने किसी और कंट्री के एक बहुत ही क्रूशियल सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब वो कंट्री हो सकता है ये नहीं मानेगा कि ये गलती से हुआ, और वो ये मान ले कि आप स्पेस वॉर छेड़ रहे हो, ठीक है, फिर वो भी आपके सैटेलाइट खत्म कर दे। तो ये सब चीज़ जो होंगी इसमें क्या कौन लायबिलिटी लेगा, ये वाले चैलेंजेस हैं। फिर मैंने बताया वही वेपनाइजेशन की, स्पेस जो है उसका क्या हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस हो रहा है, उसके बारे में आप बात कर सकते हो कि स्पेस में वेपन्स लगाने की बातें हो रही हैं, ये सब चीज़ें प्राइवेट को आप कैसे कंट्रोल करोगे, ये सब चीज़ें, ठीक। और सबसे लास्ट में ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ शॉर्ट में लिखा है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि जो इंडिया में इसरो है ना, वो जो रिसर्च कर रहा है या जो भी स्कीम्स लेके आ रहा है, जो भी मिशंस भेज रहा है, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो दुनिया में किसी रेस में लगा हुआ है, दुनिया भर में उसको अपने आप को प्रूव करना, नहीं। सोशली रेलेवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। भाई इंडिया को जीपीएस की ज़रूरत है, जीपीएस ला दिया। एजुकेशन चाहिए तो सबसे पहला एजुकेशनल सैटेलाइट इंडिया ने भेजा, ठीक है। आपके डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम भेज रहे हैं। आपको रूरल प्लानिंग करना है तो उसके लिए हम कोई क्या नाम है सैटेलाइट भेज देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ अभी क्या है, जो फोकस क्या है, अभी फोकस है आपका क्या, सोशलिस्ट जो हमारा
गोल्स हैं, हमारे सोशल गोल्स जो हैं उनको पूरा करने का है। तो अभी इसरो इस संस्था के रूप में काम करती है। क्या प्राइवेट भी इसी मोटिव से काम करेगा? बिल्कुल नहीं। प्राइवेट में हो सकता है कि पूरा शिफ्ट हो जाए हमारी थीम, उनके रिसर्च और डेवलपमेंट का फोकस ही कुछ ऐसी फील्ड्स पे हो जो उनको फ़ायदा दे सके। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी सोसाइटी को उतना फ़ायदा दे। ये एक चीज़ क्या है, तो क्या इन स्पेस जो बॉडी बन रही है वो इस चीज़ को इंश्योर कर पाएगी? ये एक पॉइंट हमको देखने वाली बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी और उनकी जो एथिक्स है उनके बारे में पहले बताइए और उनका रिलेवेंस क्या है 21वीं शताब्दी में। देखिए रेलेवेंस क्या है, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में खुद बताओ। जो नई आपने कोई घटना देखी हो, कोई भी घटना ऐसी देखी हो जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ उससे रिलेट करके, तो आप उसको लिखना। कोई स्कीम देखी हो गवर्नमेंट की, ऐसी जो भी चीज़ें आप देखी हो, तो उससे क्या होगा कि आपका देखो एथिक्स जो है ना, एथिक्स के आंसर में एग्जाम्पल बहुत मैटर करता है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लाने हैं। एग्जाम्पल आप मैं जो दे रहा हूँ आप लिखो और अपने जो हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए प्लीज़। तो गांधी जी की शिक्षाओं के बारे में बात करना है। गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कह दी कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? इसका ये मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं, कई बार लोग सेलेक्ट होकर के आते हैं तो पहले ही दिन फिर कि मैं ये करूँगा वो करूँगा या मेरा फंडा ये ऐसा ऐसा करके, ये सब नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन रहा है ना वही मेरा संदेश रहा है। मतलब मैंने जो किया है मैं वही कह रहा हूँ। आई विल प्रीच वॉट आई प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि ऐसे आदमी में आपको हिपोक्रेसी नहीं, एक बहुत बड़ी इंटीग्रिटी देखने को मिल रही है, अखंडता देखने को मिल रही है। उसकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। तो इस आदमी ने जो प्रैक्टिस किया है लाइफ पर, उन्होंने वही क्या किया, आपको समझाया, प्रीच किया। आप उनकी प्रैक्टिसेस को देखो, समझो और उससे कंक्लूजन ड्रा करो। ये हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व है। माई लाइफ इज़ माई मैसेज। अब इनकी एथिकल टीचिंग्स अलग अलग ग्रुप्स में बांटी जा सकती हैं। क्या है? पहला तो सत्याग्रह के बारे में आपको पता है, सत्याग्रह है और ट्रुथ के लिए ट्रुथ का पालन करना है, सत्य का पालन। अब सत्याग्रह के लिए उन्होंने क्या कहा कि सत्याग्रह इज नॉट फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर दोज हु विद स्टैंड विद ट्रुथ, जो ट्रुथ के साथ हमेशा खड़े हैं विदाउट बीइंग वायलेंट। आपको ट्रुथ के साथ खड़ा रहना है, हिंसक नहीं होना है। उन्हीं लोग के लिए सत्याग्रह है जो हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन सत्य भी खोजना है, सत्य का साथ देना है, लेकिन हिंसा का साथ नहीं देना है। ठीक है, तो ये वीक लोगों के लिए तो है ही नहीं। ये बहुत स्ट्रांग आदमी होना चाहिए जो ट्रुथ के साथ खड़ा है, लेकिन वायलेंस आपको हमेशा लगेगा कि आपको जल्दी आपके रास्ते पे पहुंचा सकती है, आपका जो भी गोल है उसको आपको जल्दी पहुंचा सकती है वायलेंस। तो वायलेंस जो फॉलो करेगा वो ट्रुथ और सत्याग्रह से दूर हो गया, और ये वीक आदमी फॉलो करता है, स्ट्रांग आदमी नहीं। तो स्ट्रांग आदमी के लिए सत्याग्रह है, और सत्याग्रह करने वाला आदमी वायलेंस को कभी नहीं यूज़ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोलते हैं कि सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण की बात करते हैं। जैसे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की वो बात करेंगे, लाइफ में सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की वो बात करते हैं। कहते हैं कि नीड, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर वंस ग्रीड। कि इस धरती पे देखिए, यहाँ से उनके सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो करते हैं कि इस धरती पे सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने लायक रिसोर्सेज हैं, लेकिन सबकी जो लालच है उसको पूरा करने लायक नहीं है। ग्रीड को नहीं फुलफिल कर सकते आप, नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये उनकी थॉट्स थी। सेकुलरिज्म और कंपैशन की उन्होंने बात की। गांधी जी का तलिस्मान मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि जब भी कोई आप किसी पावरफुल पोजीशन पे और आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो आप ये देखो, मन में सोचो, उस आदमी का चेहरा, जो सबसे गरीब और दुखिया आदमी आपको दिखा हो, उसका चेहरा सोचो, और फिर ये सोचो कि आप जो स्टेप लेने जा रहे हो क्या उस स्टेप से उस गरीब आदमी की लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो फिर आपका डिसीजन सही है। कितना इंपॉर्टेंट और कितना सटीक उन्होंने एक आपको एक लिटमस पेपर समझ लो दे दिया है कि आप जांच लो, यहीं पर तुरंत बैठे बैठे जांच लो कि आपका जो एक्शन है एथिकल है या अनएथिकल है। समझ रहे हो आप? तो गांधी जी का तालिस्मान है। ये कंपैशन को ही तो दिखाता है, करुणा को दिखाता है। फिर लिबर्टी और सेल्फ रिलायंस, गांधी जी का सेल्फ रिलायंस का सिस्टम क्या था? वो कहते थे विलेजेस को सेल्फ रिलायंट बनाना है। पावर जो होती है ना उसका टॉप से बॉटम नहीं, यूनियन से गवर्नमेंट, रूरल गवर्नमेंट तक पावर नहीं आनी चाहिए, रूरल गवर्नमेंट टू यूनियन जानी चाहिए। मतलब रूरल एरियाज खुद जो फंक्शन कर सकते हैं, अगर रोड, सड़क, पानी, बिजली, ये सब वो लोग काम कर सकते हैं तो ये करें। इनसे जो नहीं हो रहा है उसको ये लोग भेजेंगे ऊपर, क्या नहीं हमसे नहीं होगा, ये आप करिए। ऊपर जाते जाते ऊपर सिर्फ वो फंक्शन जाएंगे जो ये लोग नहीं पूरा कर पा रहे। तो इस तरीके की गवर्नेंस जो होगी वो बहुत ही
पार्टिसिपेटिव होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, अकाउंटेबल होगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो उनका ये मानना था। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, सेल्फ रिलायंट के लिए उन्होंने, देखिए इनको रालेगांव सिद्धि एक गांव है, अन्ना हजारे जी का दिया हुआ यहाँ पर बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये एक सेल्फ रिलायंट गांव है, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब यही मैं आपसे कह रहा था कि जहाँ पर आपको लगे कि गांधी जी का कोई लाइफ से अलग एग्जाम्पल आपको मिले, सेल्फ कंट्रोल का कोई एग्जाम्पल मिले, सेकुलरिज्म और कंपैशन की कब उन्होंने बात की, कैसे आपको दिखता है उनकी लाइफ में, ये एग्जाम्पल आपको वहाँ पर एज दिलाएंगे, नंबर की बात करेंगे। ठीक है, जब वो हरिजन की बात कर रहे हैं, हरिजन की बात कर रहे हैं, विमेन की बात कर रहे हैं, चरखे की बात कर रहे हैं, चरखे की बात कर रहे हैं, रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वो इनमें से किस की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं या ट्रुथ की बात कर रहे हैं, सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर उनके 7 सिंस हैं, 7 सिन उनके हिसाब से क्या, 7 पाप हैं। अगर आप बिना काम के धन कमा रहे हैं तो आप पापी हैं, आप कोई गलत काम ही कर रहे हैं, तभी आप बिना काम के धन कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे अब दूसरा हो गया अंतरात्मा के बिना खुशी, प्लेजर विदाउट कंशांस। आप किसी इस तरीके के प्लेजर की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से इस जगह से अपना प्लेजर सीख कर रहे हैं जहाँ पे आपका कंसाइंस जवाब नहीं दे रहा है, मतलब आपकी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर के अगर आप प्लेजर ले रहे हैं ना, तो वो गलत चीज़ है। ये उनका कहना था। उनके एग्जाम्पल्स प्लीज़ बताइएगा आप। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, साइंस की आपने विदाउट ह्यूमैनिटी यूज़ कर लिया। अगर साइंस को आपको यूज़ करना ह्यूमैनिटी के लिए, अगर आप अलग यूज़ कर लो, जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने शायद डायनामाइट की खोज की। अब इतना इम्पॉर्टेंट, इतना जो मेजर कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, नोबेल पीस प्राइज़ वगैरह मिलता है, लेकिन उन्होंने खोज क्या की, डायनामाइट की। डायनामाइट कितना विध्वंसक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि साइंस तो थी, लेकिन साइंस का यूज़ कहाँ हुआ है, ह्यूमैनिटी के लिए नहीं हुआ है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास कैरेक्टर नहीं है। उसामा बिन लादेन की बात कर लो आप, उसको इतना सब पता था, नॉलेज वॉलेज बहुत था, लेकिन कैरेक्टर था उसका नहीं था। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, कोई भी स्कैम उठा लीजिए, राजनीति चल रही है लेकिन प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पे नहीं है। गांधी जी को देख लीजिए, पॉलिटिक्स है तो प्रिंसिपल आधारित है। ठीक है, तो वो आज के लीडर्स में मिसिंग है। फिर आप बात करेंगे कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, आप ऐसा बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं जिसमें कोई मॉरलिटी ही नहीं है, तो नैतिकता नहीं है, तो ऐसे वाणिज्य का, ऐसे कॉमर्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होता है आपने देखा होगा, कोविड का टाइम चल रहा था या कोई भी तरीके की इमरजेंसी आती, कोई फेस्टिवल आता, फेस्टिवल तो नहीं कहूँगा, कोई इमरजेंसी में भी अगर ट्रेन वाले एयर टिकट्स को जो सर्ज प्राइसिंग होती है वो कर लें, मतलब जैसे जैसे टिकट भरती जाएगी उनके टिकट महंगे होते जाएंगे। यार तो इमरजेंसी के टाइम पे ये तो नहीं करना चाहिए ना, ये सब चीज़ें। ये क्या एथिक्स है? ये बिजनेस जो है आपका मॉडल है, ये कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी के अंदर मैं गिनूंगा। समझ रहे हो आप? वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, कि बिना त्याग के अगर कोई पूजा हो रही है तो वो फिर पूजा नहीं है। ठीक है, ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल गांधी जी का क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। इकोनॉमिक सेक्शन डाल करके उसके अंदर लिखिए ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। ट्रस्टीशिप मतलब क्या होता है, अभी कल ही हमने पढ़ा था CSR वाले मामले में, कि गांधी जी कहते थे कि जो पूरी दुनिया की रिसोर्सेज है वो गॉड की। ठीक है, और वो सारे लोगों की इक्वली बिलोंग करती हैं सबको। तो अगर इन केस किसी के पास आज की डेट में कम है और किसी के पास ज़्यादा है, तो जो बिजनेस ग्रुप है जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है उसको ये मान के चलना चाहिए कि वो जो रिसोर्सेज उसके पास एक्सेस में है वो उसके नहीं है, वो उस रिसोर्स का सिर्फ ट्रस्टी है, और उसको अपने आप को ट्रस्टी मान करके उस रिसोर्स को लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए। ये था उनका ट्रस्टी प्रिंसिपल, कि आप ये मान के चलो ही ना कि जो आपने एक्वायर कर लिया है वो आपका है। भाई ये रिसोर्स गॉड के द्वारा दिए हुए हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका, तो आपका एम होना चाहिए कि जो भी एक्सेस रिसोर्स है उसको आप गॉड को मान लो कि आपके गॉड के ट्रस्टी बना दिए गए हैं, और आपका उद्देश्य ये है कि गरीबों में इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का आप कुछ प्रावधान करो। ठीक है, यहीं से निकलता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहीं से निकलती है क्या आपकी, जहाँ पर आप एक साथ मिलकर के कोई इस तरीके का बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ रिलायंस में कौन सा एग्जाम, अब देखिए ये ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल हो गया।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको बाध्यता होती है ना कि उनको 2% तो करीब सोसाइटी को लौटाना ही है। तो ये है ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल हो सकता है। सेल्फ रिलायंस की बात की थी तो उसमें आप अमूल मॉडल लिख सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात कर सकते हो। गांधी जी का एप्लीकेशन क्या है? अब आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। देखो ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है ना कि भारत में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल नहीं है इंडिया में, पहली बात। फिर सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं है लोगों का अपने ऊपर, लोग ग्रीडी हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी नहीं है। और उसके बाद आप डेटा क्या दोगे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट करती है कि टॉप 1% जो इंडियंस हैं 70% रिसोर्सेज तो इन्हीं के पास हैं। तो इंडिया में अगर 100 रुपये एक साल में जनरेट हो रहा है तो उसमें से 76 रुपया सिर्फ एक आदमी के पास जा रहा है, बाकी जनता के पास बाकी पैसा जा रहा है। इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा पैसा एक आदमी के पास जुट रहा है। तो ये क्या इनइक्वालिटी, कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर। तो ये आप बोलोगे ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल का हनन है पूरी रूप से, ठीक है। रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, रॉल्स। अब असमानता के संदर्भ में आप इसकी भी बात कर सकते हो कि एक तरीके गांधी भी कहते थे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल यही तो कह रहा है, इसके पास ज़्यादा है वो अपने आप को ट्रस्टी मान के लोगों के तक डिस्ट्रीब्यूट करे। ये हो गया। राइजिंग मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज, लोगों के अंदर क्या बढ़ रहा है? मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी बढ़ रहा है, ज़्यादा सामान खरीद ले, ज़्यादा कंज्यूम कर ले, इस तरीके का बिजनेस मॉडल फॉलो हो रहा है। उस तरीके से लोग भी अंधभक्ति में ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है इससे हो रहा है कि आपको ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, प्लेजर कम डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो रहा है। अभी ये क्या चल रहा है कि मिंत्रा का इन सब पे बिग बिलियन डे चलेगा। अब बिग बिलियन डे में लोग पागलों के तरीके से चीज़ें खरीद रहे हैं। जस्ट बिकॉज चीज़ सस्ती है इसका ये मतलब नहीं कि आपको उसकी ज़रूरत है। ये तो देखो आपको ज़रूरत है कि नहीं है। फिर शो ऑफ करने के लिए लोग खरीद रहे हैं सामान। तो ये चीज़ें जो है मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी है वो आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा क्रिएट कर रही है। 4 खरीद लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा यार वो वाला नहीं खरीद पाए, अरे उसका देखो वो तो बहुत बढ़िया लग रहा है, वो वाला कपड़ा मेरे पास होना चाहिए। ये सब चीज़ ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर दिया इसने। तो ऐसी सोसाइटी में आप खुश नहीं रहेंगे। तो गांधी जी का जो मॉडल है वो इनर हैप्पीनेस के लिए कोशिश करता है। वो कहता है कि आपको सेल्फ रिलायंट होइए, ठीक है। और आप जब सेल्फ रिलायंट होंगे और आपकी नीड्स लिमिटेड होंगी तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। ये फिर क्या है, क्रोनी कैपिटलिज्म आपको देखने को मिल रहा है इंडिया में। क्रोनी कैपिटलिज्म और घटती हुई आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस खत्म होता जा रहा है। हाँ ठीक है, आत्मनिर्भर भारत लेके आए हैं, लेकिन यूजुअली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आत्मनिर्भरता लगभग खत्म होती जा रही है, ठीक है। पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। तो ये सब पॉइंट आप बोल सकते हो। इन सब के रिस्पेक्ट में आपकी हाँ गांधी जी बहुत रेलिवेंट है अभी भी। गवर्नेंस में क्या उनका रोल है? बॉटम अप अप्रोच मैंने बताई कि गांव से पावर ऊपर की तरफ बहना चाहिए, लोगों का एम्पावरमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे मेरे गांधी जी का क्या इंपॉर्टेंस है? गांधी जी ने स्वयं संयम की बात की, जो इस सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग करना है। पहली बात, ग्रीड में नहीं पड़ना, अपनी ज़रूरतों को समझो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। तो आप ऐसा जब करेंगे तो आप हिपोक्रेसी में नहीं पड़ेंगे, आप इंटीग्रिटी मतलब आपके अंदर अखंडता की सिचुएशन रहेगी, ठीक। और व्यक्तिगत गरिमा, इंडिविजुअल डिग्निटी की बात करते हैं। इंडिविजुअल डिग्निटी कैसे बात करते हैं गांधी जी? हर इंडिविजुअल जो होता है सोसाइटी में उसकी एक डिग्निटी है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का हो। तो इंडिविजुअल डिग्निटी की बात करते हैं, इसलिए हरिजन की बात करते हैं, हरिजन उत्थान की बात करेंगे, ठीक है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट में सपोर्ट करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें नहीं गांधी जी की, वो ये रहा कि कैसे इस तरीके से इंडिविजुअल डिग्निटी की बातों करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ इससे रिलेटेड जो आपको एग्जाम्पल दिखें, गांधी जी से रिलेटेड आपको जो एग्जाम्पल दिखे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। 2-4 जो भी आपको पता हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों की आप नोट्स बनाते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस कर लिए, 15 दिन तो हो गए, यानी कि 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए अभी तक। इसकी नोट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।